वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एक घटना चक्र की बुक है और उससे हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपका सिलेबस है। आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आज के हमने लिए हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हमारा दे रखा है जी कि व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क स्टेकन, जब निर्दिष्ट न हो तो आरसीसी कार्य में स्टील का आयतन। व्हेन नॉट स्पेसिफाइड, जब क्लियर ना हो, जब स्पेसिफाई ना कर रखो द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क स्टेकन, जब निर्दिष्ट न हो तो आरसीसी कार्य में स्टील का आयतन। तो आरसीसी स्टील का आयतन कितना लिया जाता है? 0.6% से लेके 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। अगर किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्लियर ना हो तो हम 0.6% से लेके 1% तक उसका लेते हैं। तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जब आरसीसी कार्यों में स्टील इस्पात का आयतन दिया ना हो, जब स्टील का आयतन न दिया हो तो उसका कुल आयतन न दिया हो तो उसका कुल आयतन आरसीसी के आयतन का 0.6% से 1% तक ले जाता है। तो आरसीसी कार्य में स्टील का आयतन न दिया हो तो हम 0.6% से 1% तक लेते हैं। विभिन्न प्रकार के अवयवों में इस्पात की मात्रा। तो जो विभिन्न कार्य जैसे करते हैं हम कितना कितना लेते हैं। स्लेब और लिंटर में 0.7 से 1%, तो 55 से लेकर 78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्लेब में जो हम लेते हैं आरसीसी वो लेते हैं 0.7% से 1%, कॉलम में लेते हैं 0.8% से 6%, बीम में लेते हैं 1% से 2%, और फाउंडेशन में लेते हैं 0.5% से 0.8%। और अगर कहीं नहीं दे रखा होता है तो हम लेते हैं 0.6% से 1%। तो आरसीसी के अंदर जब हमारा कोई भी स्टील कार्य नहीं दे रखा हो तो हम इसके विभिन्न % लेते हैं। लिंटर और स्लेब, स्लेब और लिंटर में 0.7 से 1, कॉलम में 0.8 से 6, बीम में 1 से 2 और नींव में 0.5 से 0.8। इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि सी इसका आंसर था, कहाँ चला गया सी। तो द एजम्पशन, क्वेश्चन नंबर 2, द एजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर द बेंडिंग इज यूज। उन्होंने बोला है कि यह मान्यता कि समतल खंड जो नमन से पहले नॉर्मल है और नमन के बाद भी नॉर्मल ही रहता है, प्रयोग होता है। इसका आंसर है सी। इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन कार्य प्रतिबल वर्किंग स्ट्रेस और निर्धारित अवस्था लिमिट स्टेट दोनों ही विधियों में। तो वह बीम खंड जो झुकने से पहले सामान्य रहता है और झुकने के बाद भी सामान्य रहता है, तो यह मान्यता कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमा स्थिति विधि दोनों के लिए लागू होता है। तो कार्यकारी का मतलब हुआ हमारा वर्किंग स्ट्रेस सेक्शन ऑफ द नॉर्मल बिफोर द बेंडिंग इज रिमेन्स नॉर्मल द आफ्टर बेंडिंग। इसका आंसर दिया था यहाँ पे इन द बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट। तो उन्होंने कहा कि वह बीम जो झुकने से पहले सामान्य रहता है और झुकने के बाद भी सामान्य रहता है, तो ये सामान्यता कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमा स्थिति विधि दोनों के लागू है।
परिवलित खंड में सभी अवयवों को पूर्ण प्रत्यास्थ मानकर डिजाइन किया जाता है। पूर्ण प्रत्यास्थ परिवलित खंड में सभी अवयवों को पूर्ण प्रत्यास्थ इलास्टिक मानकर डिजाइन किया जाता है। कार्यकारी प्रतिबल विधि में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक 3 तो इस्पात का सुरक्षा गुणांक 1.7 लिया जाता है। तो कार्यकारी प्रतिबल विधि में कार्यकारी प्रतिबल विधि का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिया जाता है और इस्पात सुरक्षा गुणांक 1.7 लिया जाता है। लिमिट स्टेट डिजाइन में कंक्रीट का इस्पात का सुरक्षा गुणांक लिमिट स्टेट में जो हम लेते हैं वो 1.5 कंक्रीट का लेते हैं और स्टील का लेते हैं 1.15। तो लिमिट स्टेट मेथड में लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का 1.5 और वर्किंग स्ट्रेस में लेते हैं हम 3। वर्किंग स्ट्रेस में हम 3 लेते हैं, दुगना हो जाता है। लिमिट स्टेट में लेते हैं 1.5। लिमिट स्टेट में हमारे इसकी लिमिट लगती है 1.5, वैसे लेते हैं कंक्रीट का 3। वर्किंग स्ट्रेस में लेते हैं 3, लिमिट स्टेट में 1.5, स्टील का लेते हैं हम 1.78, वर्किंग स्ट्रेस में लिमिट स्टेट में लेते हैं 1.15। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप्स ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। आरसीसी संरचना के लिए निर्माण के लिए ब्लास्ट तथा लावा भट्टी सीमेंट प्रकार के आरसीसी निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लेज सीमेंट के प्रकार के सीमेंट की अपेक्षा की जाती है। संरचना के निर्माण में ब्लास्ट तथा लावा भट्टी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसकी प्रारंभिक समर्थ कम होती है। ब्लास्ट लावा भट्टी सीमेंट का प्रयोग समुद्र से बनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें जमते समय ऊष्मा निष्कासन कम होती है। ज्ञान बिंदु साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देन आरसीसी कंस्ट्रक्शन द टाइप्स ऑफ सीमेंट इज टू बी अवॉइड इज। आरसीसी संरचना के निर्माण के लिए किस प्रकार के सीमेंट की अपेक्षा की जाती है। तो कह रहे हैं कि आरसीसी निर्माण में ब्लास्ट फेमेस स्लेग सीमेंट तो ऑर्डिनरी ओपीसी या रैपिड हीटिंग या लो हीट। तो स्ट्रक्चर के निर्माण में ब्लास्ट लावा भट्टी सीमेंट यानी कि ब्लास्ट फेमेस स्लेग्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि इसकी समर्थ कम होती है। ब्लास्ट लावा भट्टी प्रयोग सीमेंट संरचना के लिए उपयुक्त हो क्योंकि इसे जमते समय ऊष्मा निकट कम होती है। ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक चूना होता है और सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होने पर सीमेंट का प्रकार अधिक होता है। साधारण सीमेंट को जमने में 4% से अधिक हानि होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन आगे आता है कि आरसीसी संरचनाओं के डिजाइन में कंक्रीट की तनन क्षमता को किस रूप में ले जाता है। तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5 न्यूटन पर mm, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.3 न्यूटन पर। तो कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है। तो हम बताते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से कि कंप्रेशन में जो होता है हमारा कंक्रीट सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है परंतु तनन में बहुत कमज़ोर होता है। सिंपल सी बात है, तनन में हमारा कंक्रीट क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। तनन में इसकी समर्थ संपीड़न का 1/10 ही होता है और किसी कंक्रीट की समर्थ हमारी कंप्रेशन में 10 है तो टेंशन में हमारी 1 होगी। इसलिए इसकी समर्थ तनन में इसकी समर्थ संपीड़न का यानी कि टेंसाइल में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1/10
टेंसाइल में इसकी कंप्रेशन है 1/10 लिया जाता है, 1/10 लिया जाता है। टेंसाइल में इसकी स्ट्रेंथ कंप्रेशन का 1/10 लिया जाता है, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट धरणों का बिगड़ तनन के कारण ही विफल होने की संभावना अधिक रहती है। प्रबलित धरण को बिगड़ तनन में सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कर्तन प्रबलन दिया जाता है। लटकन छड़ का व्यास सामान्यतः 8 mm से 12 mm होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स। कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक, प्रत्यास्थता मापांक को एज बेहतर किया जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आयु के द्वारा बेहतर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। तो कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक भारतीय मानक कोड 2000 के अनुसार 5000 के होता है। कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक कंक्रीट की अभिलक्षण सामर्थ्य पर निर्भर करती है। कंक्रीट का अभिलक्षण सामर्थ्य समय के साथ बढ़ता है, तो कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक निर्भर करता है समय के साथ। कंक्रीट का बंधन सामर्थ्य बढ़ने के लिए कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाया जाता है। तो कंक्रीट का जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रोड यूज इन कंक्रीट बीम। कंक्रीट की बीम में इस्पात की सुदृढ़ छड़ों का उपयोग क्यों किया जाता है? टू मेक इट कैरी टेंशन, ताकि वह प्रतिबल वहन कर सके, ताकि वह तो वहन कह रहे कंक्रीट की बीम में इस्पात की सुदृढ़ छड़ों का यूज़ क्यों किया जाता है? तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर में हम कंक्रीट के इस बीम में हम इस्पात को डालते हैं ताकि वो टेंशन लोड को कैरी कर सके। टू मेक इट्स अ कैरी टेंशन, ताकि वह प्रतिबल वहन कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या है? बी। तो सादा कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होती है, परंतु ये टेंसाइल में कमज़ोर होती है। तो कंक्रीट सेक्शन को टेंसाइल में मजबूती प्रदान करने के लिए रेनफोर्समेंट रोड का यूज़ किया जाता है। रेनफोर्समेंट रोड का यूज़ करने से कंक्रीट खंड में टेंसाइल स्ट्रेस वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम जो टेंसाइल रोड डालते हैं, जो स्टील रोड डालते हैं, ताकि वो टेंसाइल रोड को बियर कर सके। तो बीम सेक्शन के संपूर्ण क्षेत्रफल का अधिकतम 4% तक, बीम सेक्शन के संपूर्ण क्षेत्रफल का मैक्सिमम 4% तक रेनफोर्समेंट प्रबलन इस्पात यूज़ किया जाता है। इस्पात प्रतिशत बढ़ने पर बीम की उदासीन गहराई भी बढ़ जाती है। इस्पात प्रतिशत बढ़ाने पर बीम की उदासीन गहराई भी बढ़ जाती है। उदासीन मतलब न्यूट्रल एक्सिस भी उसकी बढ़ जाती है। इसी तरीके से इन हाउ मैनी द टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड। आरसीसी को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? आरसीसी को अक्सर हम 2 भागों में करते हैं, प्रीकास्ट और प्रीकास्ट करते हैं, प्रीकास्ट और चलिए प्रीकास्ट एक होता है पूर्व निर्मित, एक होता है स्थल, प्रीकास्ट और ऑन द कास्ट। तो प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, पूर्व निर्मित प्रीकास्ट और स्थल निर्मित यानी कि ऑन द कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आरसीसी को 2 ही प्रकार का होना चाहिए, परंतु आयोग ने इस पर आरसीसी को 4 प्रकार का माना है, जो कि गलत है। हम दिए विकल्प में एक को सही मानेंगे। जब सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ें प्रदान कर दी जाती हैं, तो इसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट नाम से जाना जाता है। सादा कंक्रीट में प्रबलन देने पर उसकी सामर्थ्य 10 गुना बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है,
ये कंक्रीट जो तनन में होती है वो हमारी तनन में हमारी जो है 1/10 होती है सामर्थ्य उसकी। तो कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। कंक्रीट और इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस विधि में कार्यकारी भारों को आधार माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे आरसीसी को कितने प्रकार बांटा गया, 2 प्रकार, एक तो प्री कास्ट और एक होता पोस्ट कास्ट। पोस्ट प्री कास्ट पहले से। चलिए ठीक है, तो इसको उन्होंने क्वेश्चन नंबर इसका 2 आंसर माना है। M150 ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर इज। M150 में इन्होंने जो है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर हो कितना माना है इसको भी उन्होंने आंसर नहीं दिया है। 8.5 5.8 इतना इतना। कंक्रीट का ग्रेड M150 हम खंड को संतुलित मानकर हल करते हैं, तो Fe 250 मानते हैं, इतना इतना। इसका आंसर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन रखा द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्रैक्चर एज पर IS 456 इज। IS 456 के अनुसार आनमन में कंक्रीट का तनन सामर्थ्य होता है 0.7 √FC के। IS 456 के अनुसार आनमन में तनन सामर्थ्य होता है 0.7 √FC की। IS 456 के अनुसार आनमन में कंक्रीट का तनन सामर्थ्य 0.7 √FC का होता है। आनमन सामर्थ्य कंक्रीट के तनन सामर्थ्य की एक माप होती है और यह बंकन में प्रबलित कंक्रीट धरण के विफलता का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक उपाय है। कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य आनमन जांच मशीन द्वारा ज्ञात किया था। साधारण कंक्रीट का आनमन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर निकाला जाता है। आनमन सामर्थ्य जांच में प्रदर्शन का माप इतना। कंक्रीट की तनन संपीड़न सामर्थ्य का 10 से 15% तक होती है। ओ भाई ये तो दिखाई नहीं दे रहा। The bed of reinforced concrete is generally taken as। प्रबलित कंक्रीट का वजन आमतौर पर इस प्रकार लिया जाता है। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जो वजन हम लेते हैं 2500 किग्रा पर मीटर क्यूब। तो ये कह रहे हैं कि द बेड ऑफ RCC रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज जर्नली। प्रबलित कंक्रीट का वजन 2500 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। तो सामान्यतः प्रबलित कंक्रीट का भार 2500 किग्रा पर मीटर क्यूब लिया जाता है। जब सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इसमें प्रबलन इस्पात का भी यूज किया जाता है, तो इस समायोजन को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। प्रबलित उसको कहते हैं कि जिसके अंदर हमने स्टील लगा दी है। तो सामान्यतः प्रबलित कंक्रीट का भार 250 किग्रा मीटर लिया जाता है। जब सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इसमें प्रबलन इस्पात का यूज किया जाता है, तो इस संयोजन को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है इसका भार इकाई दाई सैकड़ा 2500 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का संपीड़न भार वहन क्षमता बहुत अधिक होती है परंतु तनन में बहुत कमजोर होती है, जबकि इस्पात की संपीड़न सामर्थ्य साथ साथ तनन सामर्थ्य भी बहुत अधिक होती है। तनन सामर्थ्य भी बहुत अधिक होती है और सादे कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग केवल उन्हीं संरचनाओं में किया जाता है जहाँ केवल संपीड़न भार आता है। तो ये कहने का सेंस सिर्फ ये है कि जो सादा सीमेंट कंक्रीट हम यूज़ करते हैं वो वहीं करते हैं जहाँ पर हमारा
कंप्रेसिव लोड आता है और जहाँ पर टेंसाइल भी आता है तो वहाँ पर हम पिरिवलित कंक्रीट का यूज़ करते हैं, पिरिवलित कंक्रीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि पिरवलन छड़ डालने से क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ जाती है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसके संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से 1/15 तक होती है। सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 से 1/15 तक होती है। सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके संपीड़न सामर्थ्य का सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से 15 तक होती है। ठीक है, यदि प्रयोग किए गए कंक्रीट में ग्रेड पर संदेह होता है तो कोड के अनुसार इसकी कोर टेस्ट और फ्लेक्चरल अवयवों के लिए बेड टेस्ट किया जाना चाहिए। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर्ड टू कंक्रीट, कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा गुणांक, कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा गुणांक कम होता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज कंपेयर टू कंक्रीट, तो कंक्रीट की तुलना में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। कंक्रीट की तुलना में इस्पात का स्टील का सुरक्षा गुणांक कम होता है। किसी भी अवयव को आकस्मिक विफल होने से रोकने के लिए प्राप्त चरम प्रतिबलों को कुछ उचित गुणांकों से भाग दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप खंड का सुरक्षित या कार्यकारी प्रतिबल निर्धारित कर लिया जाता है और इसी प्रतिबल को ही अभिकल्पन में भी अपनाते हैं और सुरक्षा गुणांक का मान स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री, कार्यप्रणाली तथा व्यावहारिक स्थितियों से निर्धारित किए जाते हैं। तो किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय उत्पन्न प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। कार्यकारी प्रतिबल विधि में कंक्रीट और इस्पात की सुरक्षा गुणांक कार्यकारी का मतलब होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हमारा कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं और इस्पात का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.7 लेते हैं वर्किंग में। लिमिट स्टेट में कंक्रीट का हम लेते हैं 1.5 और स्टील का लेते हैं 1.15। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम वर्किंग स्टेज में लेते हैं 3, कंक्रीट का, स्टील लेते हैं 1.78 और इसी तरीके से हम लिमिट स्टेट में लेते हैं 1.5 और लिमिट स्टेट में हम कंक्रीट का लेते हैं 1.5, स्टील लेते हैं 1.15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक होता है। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक स्टील से अधिक होता है। यह इंगित करता है कि इस्पात है कम प्रत्यास्थ, अधिक प्रत्यास्थ स्टील कोई नहीं। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक, इस्पात प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक होता है। यह इंगित करता है कि इस्पात कंक्रीट की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, अधिक प्रत्यास्थ है, जो कि उपरोक्त विकल्पों से नहीं है। सही विकल्प, तो विकल्प डी सही है। और इन्होंने क्या कहा आगे कि सामान्यतः कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक इस्पात की तुलना में, कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक इस्पात की तुलना में 1/10 से 1/20 गुना होता है। कोड द्वारा प्राप्त ईसी के मान में इसकी प्रायोगिक मान में 20% तक परिवर्तन हो सकता है। IS 456 1978 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक इतना, 2000 के अनुसार कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक ईसी हो रहा है इतना। इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांक का अनुपात M कहलाता है, अर्थात M बराबर इतने गुना।
चलिए ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट that is needed in 1 meter cube of the reinforced concrete which is not directly exposed to weather is about in kg। वो प्रबलित कंक्रीट जो मौसम के प्रत्यक्ष संपर्क में न हो उसके एक 1 मीटर क्यूब में सीमेंट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 300 kg। चलिए खैर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि एक निर्माण जॉइंट वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइड। कंस्ट्रक्शन में जॉइंट कहाँ हम देते हैं? तो बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कम होता है, यानी कि झुकाव का क्षण छोटा है। शेयर फोर्स इज स्मॉल, कर्तनी बल छोटा है। द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, एक सदस्य दूसरे सदस्य द्वारा समर्थित होता है, तो वहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट देते हैं। इन्होंने बोला है कि कंक्रीट कार्य के दौरान अस्थायी तौर पर काम रोकने के लिए डाले गए जोड़ कंस्ट्रक्शन जोड़ कहलाते हैं। पुराने और नए कार्यों की सतह अपनी संधि स्थल पर गए ये जोड़ बनाती हैं। निर्माण जोड़ वहाँ रखना चाहिए जहाँ बंकन अघूर कर्तन बलों का प्रभाव न्यूनतम हो। तो जोड़ हमें वहाँ देना चाहिए कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का प्रभाव बहुत कम हो। जल से संरचना और जलाशयों की दीवारों में जीवी झिरी प्रकार का जोड़ लगाया जाता है। इसमें मध्य भाग में चाबी देने से इस स्थान से रिसन नहीं होता है। बड़े निर्माण कार्यों पर निर्माण जोड़ 18 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं तो 18 मीटर से अधिक दूरी अगर है तो वहाँ पर जोड़ नहीं होना चाहिए। निर्माण जोड़ संकेंद्रक भार के ठीक नीचे नहीं पड़ना चाहिए और ये स्पान के मध्य वाले 2/3 भाग से उचित रहता है। निर्माण जोड़ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों में होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होते हैं हमारे वो वर्टिकल में भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाय, किसके द्वारा आरसीसी को पहली बार विकसित और यूज किया गया? तो सबसे पहले आरसीसी को किसके द्वारा यूज किया गया था? तो आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड द फर्स्ट यूज बाय, तो किसके द्वारा आरसीसी को पहली बार विकसित और यूज किया गया था? तो जोसेफ मोनियर। तो जोसेफ मोनियर ने सबसे पहले आरसीसी को यूज़ किया था और उसका विकास किया था, डेवलप किया था। जोसेफ मोनियर, याद रहना चाहिए, जोसेफ मोनियर। अगर हम कहें तो आरसीसी का ज्ञाता भी हम कह सकते हैं इसको, जोसेफ मोनियर। जोसेफ। तो कंक्रीट का आविष्कार एक फ्रांसीसी माली जोसेफ मोनियर द्वारा, एक फ्रांस के माली थे जोसेफ मोनियर, सन 1849 में किया गया और 1867 में इसे पेटेंट प्राप्त हुआ और 1867 में पेटेंट प्राप्त। आरसीसी का इमारत निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के रूप में प्रथम प्रयोग सन 1864 में विलियम वाउंटेड विक्सिंग द्वारा निर्मित न्यूकेसल यूनाइटेड किंगडम के एक मकान में हुआ था। तो जॉन स्मिटन को सिविल इंजीनियर के पिता के रूप में जाना जाता है और फ्रैंकोइस
कैन गेट लो प्रिविलेज कंक्रीट का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। और जोसेफ एस फीडन पोर्टलैंड सीमेंट की स्थापना की थी। तो जोसेफ मोनियर, जो उन्होंने आरसीसी का सबसे पहले विकसित किया था, जोसेफ मोनियर ने। तो सबसे पहले जोसेफ मोनियर ने आरसीसी को विकसित किया था। और जॉन स्मिटन ने जो है को इंजीनियर का पिता के रूप में जाना जाता है। जॉन स्मिटन को सिविल इंजीनियर के पिता के रूप में जाना, जॉन स्मिटन। इसमें 3 क्वेश्चन बनने हैं कि सिविल इंजीनियर का जो है पिता किसके रूप में जाना जाता है, कि जॉन स्मिटन को। और आरसीसी का सबसे पहली बार यूज़ किसने किया, जोसेफ मोनियर ने, जो एक फ्रांसीसी माली थे। 1849 में उन्होंने उसका आविष्कार किया। और जॉन स्मिटन ने जो है सिविल के इंजीनियर है। और जोसेफ एफडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की स्थापना की, पोर्टलैंड सीमेंट। तो एक क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन इससे रेडी हुए, देखा जाए एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलीटरियस मटेरियल इन द एग्रीगेट, इनमें से कौन से मिलावे हुए में हानिकारक सामग्री है। तो हानिकारक सामग्री कोल के अंदर भी है, क्ले हम्स में भी है, और सॉफ्ट फिगमेंट्स में भी, ऑल ऑप्शन। मिलावे में सामान्यतः कुछ बाह्य तत्व मिले रहते हैं जो कंक्रीट के अन्य घटकों से क्रिया करके इसकी समर्थ और टिकाऊपन को कम कर देते हैं। ये पदार्थ मिलावे के क्षतिकर पदार्थ कहलाते हैं। लो पायराइट, अभ्रक, कोयला, समुद्री घोंघा, सिल्ट, मृतक, क्षारीय पदार्थ, वे कार्बनिक अशुद्धियाँ आदि मिलावे के लिए हानिकारक पदार्थ हैं। सीमेंट के क्षारीय तत्व को रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थ भी मिलावे में उपस्थित नहीं